आज 1 अक्टूबर है और आज के लिए हमारे पास पढ़ने के लिए 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा जो एडिटोरियल है वो डुगोंग के बारे में है। डुगोंग आप जानते हैं, इसको समुद्री गाय भी कहते हैं। तो आज का हमारा दूसरा एडिटोरियल डुगोंग को लेकर है। और पहला जो एडिटोरियल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, एएसपी कार्यकर्ताओं के बारे में। तो शुरू करते हैं एएसपी कार्यकर्ताओं के बारे में। पहला एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो कार्यकर्ता हैं, ये बड़ी दयनीय स्थितियों में रहकर अपना काम कर रहे हैं और अपनी कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, और उस आवाज़ को सुनना और उनकी मांगों को माना जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महाराष्ट्र में पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली ये आंशिक कालीन स्त्री परिचारिकाएं हैं। ये अपने पूरे हेल्थ सिस्टम में सबसे निचले स्तर पर काम करती हैं, ग्रास रूट स्तर पर, तृणमूल स्तर पर काम करती हैं, और इनके सामने कई बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं। इस एडिटोरियल में जिम्मेदारी के साथ इनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। आपने देखा होगा ग्रामीण स्तर पर कुछ एक दो महिलाएं आती हैं और बच्चों को दवाइयाँ पिलाती हैं, उनका वजन लेती हैं, उन्हें टीके और इंजेक्शन लगाती हैं। ये वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में सबसे निचले स्तर पर काम करती हैं, गांव-गांव तक पहुंचती हैं, घर-घर तक पहुंचती हैं और बच्चों का और माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। अब इनके सामने कई बड़ी समस्याएं हैं और इनमें सबसे बड़ी समस्या है इनका वेतन। सबसे पहली बात तो इनका जो वेतन है 2016 से 3,000 रुपये पर माह, 3,000 रुपये पर मंथ अटका हुआ है। 3,000 रुपये में आप जानते हैं किसी का घर नहीं चलने वाला, लेकिन सिर्फ 3,000 रुपये पर महीने में ये महिला कार्यकर्ताएं हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए काम कर रही हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं, हमारी अगली पीढ़ी के लिए काम कर रही हैं, और इनका वेतन सिर्फ 3,000 रुपये है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। दूसरी समस्या है, इनकी नौकरी भी परमानेंट नहीं है। इन्हें स्थायी तौर पर नौकरी पर नहीं रखा जाता है, यहाँ तक कि इन्हें कर्मचारी भी नहीं माना जाता है। इन्हें सिर्फ एक स्वयं सेवक माना जाता है, एक वॉलंटियर ही माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर माना जाता है। इन्हें परमानेंट कर्मचारी नहीं माना जाता। इन्हें सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा यानी जैसे बीमा और पेंशन की सुविधा इनके पास नहीं है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दूर दूर तक यात्राएं करती हैं, लेकिन इन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता। ये जो यात्रा करती हैं ये अपने खर्चे पर ही करती हैं और अपने खर्चे पर ही ये लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। इनसे जुड़ा एक मामला 2023 में नागपुर की एक श्रम अदालत में गया था, और नागपुर की श्रम अदालत ने यह फैसला दिया था, यह कहा था कि कम से कम इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत संरक्षण मिलना ही चाहिए। अब नागपुर की अदालत ने कहा, सिर्फ इतना कहा कि इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो अंतिम निर्णय है वो राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया गया। न्यूनतम वेतन अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम को बनाया गया था श्रमिकों के, कामगारों के शोषण को रोकने के लिए और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए। इसलिए इस श्रम अदालत ने कहा, लेबर कोर्ट ने कहा कि इन श्रमिकों की, इन लोगों की जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा दयनीय हैं और इन्हें भी न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन फैसला, अंतिम निर्णय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया और तब से लेकर अभी तक वेतन वही है, 3,000 रुपये पर महीना। अब राज्य सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक इनका वेतन 6,000 रुपये पर महीना हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 3,000 रुपये पर मंथ ही है। ये जो एएसपी कार्यकर्ता हैं वे आशा कार्यकर्ताओं से भी पहले से काम कर रही हैं। आशा कार्यकर्ता 2005 में आई थी, 2005 के बाद से ही आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई है, लेकिन एएसपी कार्यकर्ता जो हैं वे आशा कार्यकर्ताओं से भी पहले से, और यूं कहें कि उनके निचले स्तर पर उनसे पहले से काम कर रही हैं। अधिकांश एएसपी कार्यकर्ता ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं और गरीब वर्गों से आती हैं, और सच मायने में देखें तो इनका गरीब होना और ग्रामीण होना ही इनके शोषण का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ समस्या ये है कि ये कार्यकर्ता स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन चूंकि इनकी पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि इतनी कमज़ोर है, इसलिए इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, इनकी मांगें नहीं मानी जाती।
सिर्फ 3,000 रुपये पर महीना भी इनके लिए एक राहत की रकम है। और इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि इतनी कमजोर है कि इनकी मांगे यानी वेतन बढ़ाने की मांगे, इनकी कार्य दशाओं को सुधारने की मांगे सुनी नहीं जाती है। एक नजरिए से देखें तो हम इन नौकरियों की जाति व्यवस्था है, क्योंकि हमारे भारत में आज भी अधिकांश लोग अपनी जातियों के अनुसार ही काम कर रहे हैं और इतने निचले स्तर पर और इतने कम वेतन में सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज्यादा गरीब पृष्ठभूमि से आने वाले लोग ही काम कर सकते हैं। इनकी मांगों को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये गरीब हैं, ग्रामीण स्तर से आती हैं और ऊपर से महिलाएं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ सामाजिक भेदभाव ही नहीं बल्कि जातिगत पदानुक्रम के साथ एक लैंगिक पदानुक्रम भी दिखाई देता है। अक्सर यह देखा जाता है कि हमारे समाज में जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं उनकी आवाज को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और ऊपर से अगर महिला है और सबसे निचले स्तर से महिला है तो उनकी स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। ये लोग महाराष्ट्र भर में आंदोलन कर रहे हैं, कोल्हापुर में कर रहे हैं, नागपुर, रत्नागिरी, यवतमाल, इन सभी जगहों पर इन कार्यकर्ताओं ने अपने हक के लिए, अपने हितों के लिए और अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई है। लेकिन फिलहाल इनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इनकी कार्यदशाएं बहुत ज्यादा दयनीय है। हालांकि एसपी कार्यकर्ताओं की जो स्थिति है वैसी स्थिति आशा कार्यकर्ताओं की भी है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों कार्यकर्ताओं की स्थिति में। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में जो सबसे निचले स्तर पर और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम है, जो आशा कार्यकर्ताएं करती हैं, जो एसपी कार्यकर्ताएं करती हैं, तो इनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। आशा कार्यकर्ताओं की बात करें तो आशा कार्यकर्ताओं को 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली की पहली कड़ी के रूप में देखा जाता है। और सच में एएसपी कार्यकर्ताओं की तरह आशा कार्यकर्ताओं को भी आधिकारिक रूप से कर्मचारी नहीं माना जाता, स्वयंसेवक ही माना जाता है, कर्मचारी नहीं माना जाता है। वेतन के रूप में एक छोटी सी राशि मिलती है, वो भी अक्सर देर से मिलती है। एक मामूली सी रकम, वो भी काफी देर से, काफी लंबे इंतजार के बाद मिल पाती है, जो कि इनकी आजीविका चलाने के लिए, घर के खर्चों को चलाने के लिए, रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए काफी नहीं है। इन्हें लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और ऊपर से इन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता। जबकि ये कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और एसपी कार्यकर्ता, जिनमें विशेष तौर पर महिलाएं हैं, इनको और इनके काम को हमारे समाज में, हमारे रूढ़िवादी समाज में हीन भावना के साथ देखा जाता है, इज्जत के साथ नहीं देखा जाता। ये लोग हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्तर है ये। यहाँ से ये रोगों की निगरानी करते हैं, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करते हैं, टीका लगाने के लिए काम करते हैं, बच्चों को दवाइयाँ पिलाने के लिए काम करते हैं, जबकि स्वयं बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। आशा कार्यकर्ता भी समय समय पर अपनी दयनीय स्थिति को लेकर आवाज उठाती रही है, समय समय पर अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं, और इनके सामने भी वही समस्याएं हैं। कम वेतन, कर्मचारी के रूप में इन्हें भी मान्यता नहीं दी गई है, इन्हें भी सिर्फ स्वयंसेवक माना जाता है, और बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षाएं भी इनके पास नहीं है। हमारे यहाँ आपने एक बात देखी होगी कि एक डॉक्टर की कमाई में और एक नर्स की कमाई में, और एक डॉक्टर को मिलने वाली इज्जत में और एक नर्स को मिलने वाली इज्जत में जमीन आसमान का अंतर है। जबकि दोनों लोग, दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, दोनों लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, और एसपी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता हमारे पूरे स्वास्थ्य सिस्टम में, पूरी स्वास्थ्य प्रणाली में सबसे निचले पायदान पर काम करते हैं, जिनके सम्मान की बात तो दूर, इन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, इन्हें कर्मचारी तक नहीं माना जाता, इन्हें यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता, और इन्हें कार्य की बहुत ज़्यादा प्रतिकूल दशाएं मिलती हैं। इन्हें इनके काम के लिए हीन भावना से देखा जाता है। और चूंकि ये सबसे ज़्यादा निचले स्तर से, हमारे समाज में सबसे गरीब वर्ग से आती हैं, ग्रामीण स्तर से आती हैं, इनके लिए, इसके लिए इनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। इस पूरे मामले के बहाने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में, हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में, हमारे हेल्थ सिस्टम में एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? हमारी पूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली महिलाओं पर निर्भर है, उसमें भी खास तौर पर सबसे निचले स्तर पर काम करने वाली इन सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर, इन परिचारिकाओं पर।
ये कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर तक पहुंचती हैं, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करती हैं, सही समय पर माताओं को और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं, दवाइयाँ पिलाती हैं, टीकाकरण करती हैं और रोगों की निगरानी करती हैं। लेकिन बदले में इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कर्मचारी तक नहीं माना जाता है और इन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। ऊपर से कहा जाता है कि हम इन महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को सार्वजनिक सेवा का अवसर दे रहे हैं, काम करने का मौका दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि यह एक प्रकार का शोषण है, क्योंकि इन महिलाओं से इतने कम वेतन में बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है और भी दूसरी समस्याएं जो इनके सामने खड़ी होती हैं उनका भी इन्हें सामना करना पड़ता है। जैसे कि कम वेतन का तो है ही, अनियमित रोजगार का है, सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिलती नहीं है और अस्पतालों के परिसर की गंदगी साफ करते हुए, सफाई करते हुए इन्हें कई खतरनाक जीवों का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर ड्यूटी के दौरान अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो कोई बीमा नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है, तो ये खतरे भी इन्हें झेलना पड़ता है। लंबी यात्रा के दौरान दुर्घटनाएं होने का चांसेस भी होता है। इन सारे खतरों को झेलते हुए ये महिलाएं हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में हमारे लिए काम करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इनके महत्व को समझा जाए, नहीं तो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली बेकार से और बदतर हो जाएगी। एडिटोरियल में इतनी बातें थी। मुख्यतः एएसपी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर बात की गई है। एएसपी कार्यकर्ताओं के सामने काम करने में बड़ी सारी कठिनाइयां खड़ी हो गई हैं। एएसपी कार्यकर्ता कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं, कम वेतन में काम करती हैं, अनियमित रोजगार है, इनके काम को सिर्फ एक स्वयंसेवक की तरह देखा जाता है, कर्मचारी की तरह इन्हें मान्यता नहीं दी जाती, सामाजिक सुरक्षा इन्हें नहीं मिलती, गंदगी और दुर्घटनाओं की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, लंबी यात्रा करनी होती है, यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता और ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर बीमा और मुआवजा भी नहीं मिलता। तो इनकी मांगों को सुना जाना जरूरी है और इनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है क्योंकि ये हमारे समाज के सबसे निचले स्तर से, सबसे गरीब वर्ग से, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से संबंध रखती हैं और इसलिए इनकी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है कि सरकार को इनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़े। एडिटोरियल के बाद हम देखते हैं की पॉइंट्स। तो सारी बातें हम देख चुके हैं। एएसपी कार्यकर्ताओं के बारे में बात हो रही है। ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। न्यून बहुत ही कम वेतन दिया जाता है। 2016 से लगभग 3,000 रुपये पर महीना दिया जाता है। नौकरी की सुरक्षा नहीं है, पेंशन भी नहीं, बीमा और यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता। लेकिन ये ग्रामीण स्तर पर माताओं के और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। टीकाकरण करती है, रोगों की निगरानी करती है, दवाएं पिलाती हैं बच्चों को। नागपुर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, यवतमाल जैसे जिलों में इनकी मांगों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं। ये न्यूनतम वेतन के अधिकार के लिए लड़ रही हैं, स्थायी रोजगार के लिए लड़ रही हैं, सामाजिक सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं। आशा कार्यकर्ताओं से तुलना करें तो आशा कार्यकर्ताओं से भी पहले से काम कर रही हैं और आशा कार्यकर्ता जो है 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इन्हें बनाया गया था। इन्हें भी वही सारी समस्याएं हैं जो एएसपी कार्यकर्ताओं के सामने हैं। इन कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना एकदम आसान है क्योंकि ये हमारे समाज में सबसे निचले स्तर से संबंध रखती हैं, ग्रामीण स्तर से इनका संबंध है और ऊपर से महिला होने के कारण लैंगिक तौर पर भी पिछड़ी हुई हैं। तो एक गरीब महिला और ग्रामीण स्तर, तो ये तीन समस्याएं हैं जिनके कारण इनकी मांगों को अनदेखा करना बहुत ज़्यादा आसान है और अभी तक यही होता भी आया है। आगे क्या किया जा सकता है? तो इन्हें कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए ताकि ये अपने जीवन को अच्छे से जी सके, अपना गुजारा भत्ता कर सके, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। काम करने के दौरान इन्हें सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए, बीमा दिया जाना चाहिए और मुआवजे जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और इनके रोजगार को स्थायी रोजगार मानकर इन्हें परमानेंट किया जाना चाहिए। इस टॉपिक से मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अक्सर उपेक्षित और कम आंकी जाती है। महाराष्ट्र की एसपी और आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली के लैंगिक और संरचनात्मक विरोधाभासों पर चर्चा कीजिए, साथ ही सुधार हेतु उपाय सुझाइए। तो ये सारी बातें हम एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं, वे सारी बातें हमें यहाँ लिखना है। एडिटोरियल को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिखा जा सकता है। एमसीक्यू में पहला सवाल है कि एएसपी
किस राज्य से जुड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं? महाराष्ट्र से। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एएसपी और आशा की स्थिति को दर्शाता है? तो तीन स्टेटमेंट है और हमें बताना है कि ये तीन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट एएसपी और आशा कार्यकर्ताओं के बारे में ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि दोनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, तो दोनों को ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दोनों को केवल प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो कि पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आशा कार्यकर्ताओं को भी और एएसपी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी, दोनों कार्यकर्ताओं को वेतन के नाम पर एक प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो कि पर्याप्त नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम है। तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों का कार्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग निगरानी से जुड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है, यही काम करते हैं और यही हमने एडिटोरियल में देखा भी था। पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तीसरा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन है कि भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था महिलाओं पर भारी निर्भर है, और रीजन है कि महिलाएं मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग निगरानी जैसी प्राथमिक सेवाओं का संचालन करती हैं। जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बीच में क्योंकि लगा देते हैं, और फिर से पढ़ते हैं एक बार। भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था महिलाओं पर भारी निर्भर है, क्योंकि महिलाएं मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और रोग निगरानी जैसी प्राथमिक सेवाओं का संचालन करती हैं। एडिटोरियल भी यही बात कह रहा था, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए उत्तर होगा ऑप्शन ए। तीसरे के बाद है चौथा सवाल, नागपुर श्रम न्यायालय ने एएसपी के संदर्भ में क्या माना था? तो उन्होंने कहा था कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। इन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम की सुरक्षा मिलनी चाहिए, बिल्कुल यह बात कही थी, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। पांचवा और आखिरी सवाल इस एडिटोरियल से। सवाल है कि भारत की ग्रामीण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा में महिलाएं सबसे बड़ी कार्यबल हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इन्हें स्वयं सेवक माना जाता है और नियमित वेतन नहीं मिलता, ये बात भी सही है। एक प्रोत्साहन राशि मिलती है जो बहुत ज्यादा कम है, जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तीसरा, इनके पास बीमा और यात्रा भत्ता सुनिश्चित है। नहीं, बीमा भी नहीं है और यात्रा भत्ता भी नहीं है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है दूसरा एडिटोरियल डुगोंग को लेकर है, डुगोंग और डुगोंग के संरक्षण को लेकर। डुगोंग हम जानते हैं, डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से समुद्री घास के ऊपर डिपेंड करती हैं। भारत में डुगोंग की बात करें तो भारत में डुगोंग पाई जाती है गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, या सच कहें तो पाई जाती थी, क्योंकि शिकार के कारण, बाइकेज के कारण, बाइकेज क्या होता है, जाल में फंसना, बाइकेज के कारण, शिकार के कारण, इनके आवासों की हानि के कारण, आवासों की हानि यानी समुद्री घास के खत्म होने के कारण, और प्रदूषण के कारण इनकी प्रजनन की दर काफी कम हो गई, इनकी संख्या काफी कम हो गई और अब कुछ ही सीमित इलाकों में पाई जाती हैं। डुगोंग की बात करें तो डुगोंग समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह समुद्र तटीय इलाकों में पाया जाता है। डुगोंग साइरेनिया ऑर्डर और डुगोंगिडाए फैमिली का जीव है। इसका IUCN की रेड लिस्ट में संरक्षण स्टेटस है वल्नरेबल। वैसे डुगोंग की औसतन आयु 70 वर्ष तक होती है, 70 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन हजारों वर्षों से इसका शिकार होता आया है तेल के लिए, मांस के लिए, इसलिए इसके अस्तित्व के सामने खतरा खड़ा हो गया है, संकट खड़ा हो गया है और इनकी संख्या काफी ज्यादा सीमित हो गई है। हालांकि डुगोंग को बचाने के लिए और इनका संरक्षण करने के लिए, इनकी संख्या को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इन्हें एक सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए कुछ गंभीर प्रयास किए गए हैं, जिनमें एक गंभीर प्रयास है 2022 में पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया था। डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत।
संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो भारत में संरक्षण रिजर्व यानी कंजर्वेशन रिजर्व राज्य सरकारों के द्वारा घोषित किए जाते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा घोषित किए जाते हैं और इनकी घोषणा की जाती है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36A में लिखा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार भी कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है, उस जमीन पर कर सकती है जिन पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल है। अक्सर कंजर्वेशन रिजर्व्स को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के आसपास के इलाकों में बनाया जाता है। पाक की खाड़ी में लगभग 12,000 हेक्टेयर की समुद्री घास को सुरक्षित रखने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। तमिलनाडु सरकार ने वन्य जीव संस्थान यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर डुगोंग को बचाने के लिए कई काम किए हैं, जैसे कि मछुआरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, मछुआरों को साथ लेकर काम किया जा रहा है और मछुआरों को यह कहा जा रहा है कि यदि डुगोंग बाइकेज में फंसती है तो उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया जाए। तो इस तरह से तमिलनाडु सरकार और वन्यजीव संस्थान स्थानीय समुदाय को साथ लेकर डुगोंग को संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं और इन प्रयासों को IUCN ने भी सराहना की है, इन प्रयासों की सराहना की है और इस तरह से यहाँ पर डुगोंग काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हो गए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में यह बात पता चली है कि यहाँ पर लगभग 200 से ज़्यादा डुगोंग है और डुगोंग के संरक्षण के लिए नई नई तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि ड्रोन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा रहा है और सैटेलाइट से सी ग्रास की मैपिंग भी की जा रही है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके, ताकि समुद्री घास को बचाकर डुगोंग का संरक्षण किया जा सके, डुगोंग को भी बचाया जा सके, क्योंकि डुगोंग समुद्री घास पर ही निर्भर होती हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है ताकि डुगोंग को बचाया जा सके, डुगोंग को संरक्षित किया जा सके। इनमें सबसे पहला काम हो सकता है बॉटम ट्रॉलिंग पर रोक लगाना। जब भी बड़े पैमाने पर मशीनों से, बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े जालों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं तो बाइकेज में डुगोंग भी आ जाती है। तो कंजर्वेशन रिजर्व में बॉटम ट्रॉलिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरा प्रयास हो सकता है कि कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास और जहाँ पर भी डुगोंग के आवास है, जहाँ पर भी डुगोंग के हैबिटेट है, वहाँ पर आसपास बंदरगाहों के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। तीसरा है ड्रेजिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए। ड्रेजिंग क्या होता है? जब भी मलबे को साफ किया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को ड्रेजिंग कहते हैं। तो ड्रेजिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि डुगोंग के हैबिटेट को कोई नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात जो हो सकती है, सबसे बड़ा प्रयास जो हो सकता है कि उद्योगों और खेती से आने वाले प्रदूषण को सी ग्रासलैंड तक न पहुंचने दिया जाए, ताकि सी ग्रासलैंड सुरक्षित रहें और इससे डुगोंग का हैबिटेट सुरक्षित रहे। तो ये सारे प्रयास और किए जा सकते हैं ताकि डुगोंग को बचाया जा सके, उनके अस्तित्व को मिटने से बचाया जा सके। इनके अलावा समुद्र का बढ़ता तापमान, पानी की बढ़ती एसिडिटी और तूफान भी डुगोंग के अस्तित्व के लिए बड़े खतरे हैं। पाक की खाड़ी में तमिलनाडु में एक अच्छी खासी आबादी है डुगोंग की, लेकिन तमिलनाडु के अलावा जो गुजरात और अंडमान वाले इलाके में है, एक तो बहुत कम आबादी है और बहुत ज़्यादा असुरक्षित आबादी है वहाँ पर। इनके अलावा वैश्विक स्तर पर बात करें तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में श्रीलंका के साथ सहयोग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डुगोंग भारत और श्रीलंका के बीच में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनके बीच में घूमते रहते हैं और अगर भारत में इनका संरक्षण किया जाता रहा और श्रीलंका में संरक्षण नहीं होता है बल्कि इनका शिकार होता है तो भारत के संरक्षण प्रयासों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों देश मिलकर डुगोंग का संरक्षण करें, तब जाकर डुगोंग की आबादी सुरक्षित हो पाएगी। श्रीलंका के साथ सहयोग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर भी संरक्षण प्रयास किए जाने चाहिए, वहाँ पर भी शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए और गंभीरता से दोनों देशों को मिलकर बात करनी चाहिए और डुगोंग का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण के प्रयासों और इच्छा तक तो बात ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है और इस तरह की सभी परियोजनाओं में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समस्या है वित्त पोषण की, पैसे की समस्या। इनके संरक्षण में लगातार निवेश की ज़रूरत है, लगातार स्थिर निवेश की ज़रूरत है।
वित्त पोषण किया जाना ज़रूरी है। साल दर साल संरक्षण के प्रयासों को पैसा मिलना चाहिए ताकि इनका संरक्षण ठीक तरीके से किया जा सके। पिछले एडिटोरियल में हमने खारे पानी के मगरमच्छों को लेकर पढ़ा था कि उनके संरक्षण प्रयासों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सफलता मिली थी और उसी तरह यदि लगातार धन, तकनीक और समय का इन्वेस्ट किया जाए तो डुगोंग की आबादी को भी आराम से बढ़ाया जा सकता है। इनके संरक्षण प्रयासों में सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय समुदाय का सहयोग मिल रहा है, मछुआरों का सहयोग मिल रहा है। मछुआरे बाय कैच में जो डुगोंग फंस जाते हैं, उनको वापस समुद्र में छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर संरक्षण प्रयास काफ़ी सफल रहे हैं। नई-नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। संरक्षण प्रयासों में काफ़ी सहयोगी साबित हुई है नई-नई तकनीकियाँ, जिनमें ड्रोन का उपयोग है, जिनमें सैटेलाइट का उपयोग करके सी ग्रासलैंड की मैपिंग की जा रही है, इको साउंडर जैसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी तकनीकों की मदद से और स्थानीय स्तर पर मछुआरों की मदद से संरक्षण प्रयास काफ़ी सफल रहे हैं। अभी तक अच्छा परिणाम निकला है, पाक की खाड़ी में अच्छा परिणाम निकला है। डुगोंग की संख्या स्थिर हो रही है, डुगोंग की संख्या बढ़ रही है पहले से और अभी उतना खतरा नहीं है जितना कि पहले था। तो एडिटोरियल में मुख्यतः इतनी बातें थी। ये तकनीक है कि कुछ ड्रोन और इको साउंडर का उपयोग किया जा रहा है। ये वाली स्लाइड छूट गई थी। की पॉइंट्स के थ्रू ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बात हो रही थी डुगोंग को लेकर। डुगोंग जिसे समुद्री गाय या सी काऊ भी कहा जाता है। आईयूसीएन की जो कंजर्वेशन स्टेटस है इसका वो है वल्नरेबल यानी असुरक्षित है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल फर्स्ट में है, शेड्यूल 1 में है और इनका जो मुख्य आवास है भारत में मिलती है पाक की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार में। इनको बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें मुख्य पहल थी 2022 की पाक की खाड़ी में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था, जिसमें लगभग 12,000 हेक्टेयर की समुद्री घास को सुरक्षित करना था। स्थानीय मछुआरों को साथ में लेकर इनके संरक्षण प्रयासों को और ज़्यादा मजबूती मिली। अब स्थानीय मछुआरे जो हैं बाइकेज में फंसने वाली डुगोंग को वापस समुद्र में छोड़ देते हैं और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सर्वेक्षण किया है और उन्होंने बताया है कि लगभग 200 डुगोंग यहाँ पर मौजूद है। आईयूसीएन ने भी इन प्रयासों को सराहा है, इन प्रयासों की सराहना की है। डुगोंग के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है बाइकेज की चुनौती। जब भी मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं तो जाल में डुगोंग भी फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब चूंकि मछुआरों को साथ लेकर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और तमिलनाडु सरकार प्रयास कर रही है तो उन्हें वापस समुद्र में छोड़ा जाता है। ऊपर से यांत्रिक रूप से मछली पकड़ना यानी जैसे बॉटम ट्रॉलिंग जैसी जो प्रैक्टिस है वो उनमें भी डुगोंग फंस जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। बंदरगाहों के निर्माण में और कृषि और उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट से भी इनके आवास नष्ट होते हैं और आवास नष्ट होने के कारण डुगोंग के अस्तित्व के सामने खतरा खड़ा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण एक तो समुद्री तापमान बढ़ रहा है, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ रहा है, अम्लीकरण बढ़ रहा है और ऊपर से भयानक तूफान जो आते हैं वे भी इनके अस्तित्व के लिए खतरा है। दूसरी चुनौतियों की बात करें तो इनमें है कम बजट, क्योंकि इनके संरक्षण के प्रयासों के लिए लगातार निवेश की जरूरत है। जिस तरह से हमने खारे पानी के मगरमच्छों को बचाने के लिए प्रयास किए हैं, लगातार निवेश किया है, वैसे ही इनके लिए भी लंबे समय तक साल दर साल बजट की जरूरत है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके और इनकी आबादी को बढ़ाया जा सके। आगे क्या किया जा सकता है? भारत और श्रीलंका दोनों देश मिलकर इनके संरक्षण के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में इनकी अच्छी खासी आबादी है और दोनों देश जब तक मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक इनके अस्तित्व के सामने खतरा खड़ा रहेगा। एक तरफ यदि भारत सिर्फ संरक्षण करता रहे, दूसरी तरफ श्रीलंका में शिकार होता रहे, तो भारत के संरक्षण प्रयासों को भी सफलता मिल नहीं पाएगी। आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है, इको साउंडर्स का उपयोग किया जा रहा है और सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है। ऊपर से स्थानीय और वित्तीय सहायता मिल जाएगी, तकनीकी सहायता मिल जाएगी। स्थानीय मछुआरे और सरकारें मिलकर यदि सब मिलकर काम करेंगे तो डुगोंग का संरक्षण आसानी से किया जा सकेगा। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि डुगोंग संरक्षण केवल एक प्रजाति बचाने का प्रयास नहीं, बल्कि भारत के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक स्वास्थ्य का संकेत है। तो देखिए, डुगोंग सिर्फ एक जीव है और यह डिपेंड होता है इसके आवास पर, और इसका आवास है समुद्र में।
और यदि समुद्र में इसका आवास नष्ट होता है तब जाकर इसके सामने अस्तित्व का खतरा खड़ा होता है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जाना जरूरी है। तो डुगोंग एक तरीके से संकेत है कि हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के लिए कितना सुरक्षित है। तो हमें इस सवाल के जवाब में यही बताना है कि डुगोंग सिर्फ एक संकेत है, जबकि असली जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने का। एमसीक्यू में पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि डुगोंग को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही है। अब भी हमने पढ़ा था कि डुगोंग को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली सूची में रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि डुगोंग केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जी नहीं, सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं, पाक की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान निकोबार के आसपास पाए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी जीव है और मुख्यतः सी ग्रास खाते हैं। ये बात सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। डुगोंग को सी काऊ कहा जाता है क्योंकि वे मुख्य रूप से सी ग्रास पर निर्भर होते हैं। जी बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। तीसरा सवाल है कि हाल ही में समाचारों में रहे डुगोंग संरक्षण रिजर्व के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है यह 2022 में सूचीबद्ध किया गया था। तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो पाक की खाड़ी वाला है उसकी बात हो रही है, तो 2022 में सूचीबद्ध अधिसूचित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है कि तमिलनाडु के पाक खाड़ी में स्थित है। ये बात भी सही है। तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने मॉडल के रूप में मान्यता दी है। ये बात भी सही है। चौथा सवाल है कि डुगोंग से संबंधित प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं। जलवायु परिवर्तन, बिल्कुल। दूसरा, यांत्रिक मछली पकड़ना, बिल्कुल सही है। तीसरा, सी ग्रास आवास का विनाश, बिल्कुल सही है। औद्योगिक प्रदूषण, सभी तो सही है। पांचवा, भारत में समुद्री संरक्षण प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है पाक खाड़ी डुगोंग रिजर्व देश का पहला समुद्री संरक्षण रिजर्व है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने सी ग्रास संरक्षण हेतु ड्रोन और सैटेलाइट मैपिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग किया है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।